चुनावी मौसम में लोक लुभावने वादों के सहारे सियासी दलों की ओर से जनता को रिझाने का चलन देश की राजनीति में वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन अब चुनाव के दौरान मुफ्त की चीजें या सुविधाएं देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। वोट लुभावन वादे और मतदाताओं को मुफ्त सर्विस या चीजें देना रेवड़ी बांटना कहलाता है। जनता भी इन दलों के लुभावने वादों के गिरफ्त में आकर इनकी झोली में वोटों की बारिश कर जाती है। लेकिन अब समय बदल चुका है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रेवड़ियों के सहारे जनता को रिझाने वाले राजनेताओं की जमकर क्लास लगाई। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। उधर प्रधानमंत्री के इस मसले का जिक्र किए जाने के बाद कई दलों के नेताओं का मोदी पर पलटवार शुरू हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बयान को आड़े हाथ लिया। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्री बीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं, कभी कहते हो रेवड़े बट रही है। रेवड़े कौन बांट रहा है? जो आप जिस प्रकार से स्कीम मनाते हो, रेवड़ी है क्या? या राज्य सरकारें स्कीम मनाती है कोई सोशल सिक्योरिटी के लिए, पेंशन देते हैं हम लोग, 90 लाख लोगों को पेंशन देता हूं मैं राजस्थान के अंदर, वो रेवड़ी है क्या? ये सोशल सिक्योरिटी होती है। दरअसल बीजेपी नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने उन सभी राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की मांग की थी जो चुनावी मौसम के दौरान जनता को रिझाने के लिए लोक लुभावने वादे करते हैं। उन्होंने अपनी याचिका में लिखा कि लोक लुभावने वादों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, लिहाजा ऐसे सभी दलों की मान्यता को रद्द कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करना उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है और ऐसा करना भी अलोकतांत्रिक रहेगा। बहरहाल इस याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 17 अगस्त मुकर्रर की गई है। इस मामले में कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी संपर्क किया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगामी दिनों में इस पूरे मसले पर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे देश में इन दिनों एक मुद्दा छाया हुआ है, वह है रेवड़ी। यूं तो खैर सर्दियों में अच्छी लगती हैं, लेकिन रेवड़ी होती है, कभी भी दे दो तभी ठीक है। अब हमारे यहाँ पे रेवड़ी को लेकर के, यानी कि मुफ्त की चीजें, फ्री बीज, उसको लेकर के बड़ी बहस है। और विपक्ष हमलावर यह है कि डेफिनेशन है क्या रेवड़ी की। सत्ता पक्ष पे आरोप लग रहे हैं कि जब उद्योगपतियों के 9.92 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं, बट्टे खाते में डाल दिए जाते हैं, वो रेवड़ी नहीं है। लेकिन अगर किसी को आप योजनाओं का लाभ दे रहे हैं तो रेवड़ी है, ये विपक्ष का कहना है। उधर प्रधानमंत्री जी का साफ कहना है कि अगर हम सस्ते लालच में फंसते रहे तो देश विकास नहीं कर पाएगा, राज्यों के पास पैसा नहीं बचेगा, इसे भी लगाम लगाना होगा। खैर चलिए, बहस का विषय है, और बहस से ज्यादा मीडिया, मुझे लगता है कि ऐसा कोई जर्नलिस्ट नहीं होगा जो राज्यों के अंदर या यूनियन गवर्नमेंट के जब इलेक्शन होते हैं तब अपने मैनिफेस्टो में जिन चीजों को लेके आते हैं, घोषणा करते हैं, उस पे कोई
आईना दिखाने की कोशिश नहीं करता हो कि ये सब संभव कैसे होगा। वोट के लिए इस तरह की बंदरबाट मत करिए। हर जर्नलिस्ट लिखता, मेरे साथ 2 सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त बैठे हैं, महेश शर्मा साहब राजस्थान के एक जाने माने अखबार के संपादक रहे हैं, प्रमोद वशिष्ठ साहब काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चंडीगढ़ से जुड़े हैं हमारे साथ में, मदन राठौड़ जी भाजपा से हैं और ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। मैं महेश जी आपके पास आना चाहूंगा, जो ये मंच के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से रेवड़ी की बात हो रही है, आपको नहीं लगता अगर सभी को फिक्र है रेवेन्यू बचाए रखने की, जो विकास पे खर्च हो सके, युवाओं के भविष्य की चिंता है, तो ये बाहर मंच से ज्यादा आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट, असेंबली या सर्वदलीय बैठक बुला करके इस पे कोई चर्चा होनी चाहिए? जी, मैं इस बात का आपके जो सुझाव जो दिया है उस पर मैं काफी सहमत हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश की जो है आर्थिक व्यवस्था सभी दलों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आम व्यक्ति के लिए भी है। अब कुछ राजनीतिक जो दल हैं, खासकर मैं इसको दक्षिण के दलों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करूंगा कि दक्षिण में जैसे मुफ्त टीवी देना, साइकिल बांटना, ये वगैरह जो जिस तरह की जो ये घोषणाएं होती रही है, या मुफ्त में चावल देना या और दूसरी बातें, तो ये जो चीज तरह की जो है वो आखिर उसका अर्थव्यवस्था। मैं इसको रेवड़ी इसलिए कह रहा हूं कि जो साधन संपन्न व्यक्ति है, अब अगर आप उसको वो देते हैं तो उसके मायने नहीं है। और दूसरा ये है कि जो वास्तव में जो जरूरतमंद है, अगर उस व्यक्ति के लिए एक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से योजनाएं लॉन्च की जाती है या उनको दी जाती है तो वो समझ में आता भी है। सही बात है कि जैसे अब आप ये उदाहरण बता रहे हैं कि जैसे मुफ्त की बिजली दे 300 यूनिट में मुफ्त की बिजली देने का मतलब क्या है? आप ये बताइए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए बिजली की जरूरत नहीं है? क्या उनको जो बिजली का काम करने वाले हैं, क्या उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है? अब आप ये बताइए, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, विद्युत उत्पादन करने में, ट्रांसमिशन करने में और सब में इतना खर्चा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी छीजत होती है, चोरी होती है, उसे बचा नहीं रहे हैं। अगर आपको किसी को राहत देनी है तो आप उसकी दरें घटा दें, बढ़ा क्यों रहे हैं? फिर एक चीज, उस चीज को, छीजत को कम कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। आप मुफ्त में बांट रहे हैं, आपको जरूरत है या नहीं, आपको रियायत दें या नहीं दे, मतलब कोई से भी यूनिट में आप क्यों दे रहे हैं उस चीज को? आखिर अंततः प्रभाव आपको राजस्व में पड़ेगा, आपका सरकारी खजाने में पड़ेगा। अब सजाने और फिर आपको लोन लेना पड़ेगा। लोन लेगा, चाहे आप कोई भी राज्य अपने स्तर पर ले या केंद्र सरकार से ले, कहीं से भी ले, आपकी भारत के खजाने में पड़ेगा। और स्थिति ये है कि आज जो लंका, जैसे श्रीलंका के जो हालात हो रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में जो देशों की हालत हो रहे हैं, ये सभी जिस तरह का जो आ रहा है और जिसे अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, यहाँ तक कि जो चीन की सबसे महत्वपूर्ण जो चीन की जो अर्थव्यवस्था देश में पूरे विश्व में मानी जाती है, वहां की चरमरा रही है। तो ऐसी सूरत में तो आपको लगता है कि एक वक्त आ गया है कि इस पे विचार करना चाहिए, और केवल ऐसे नहीं कि आप मंच के जरिए एक दूसरे को कोसने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उससे यह है कि सभी दलों के लिए ये सभी दलों के लिए नेक नहीं है, चाहे कोई पार्टी हो। अगर वास्तव में करना है, इतनी फिक्र है, तो मुझे लगता है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए, पार्लियामेंट में इस पर चर्चा होनी चाहिए, स्टेट्स को कहा जाए कि वो अपने असेंबली में चर्चा करें, ताकि एक सारगर्भित बात आ सके। मैं ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगा, आप मेयर भी रही हैं, राजनीति में लंबे समय से हैं। क्या लगता है आपको कि ये मुफ्त की चीजें, उन पर किसी तरह से लगाम? 2 तरह की बातें होती हैं, एक वेलफेयर स्कीम्स, एक मुफ्त की आप चीजें बांट रहे हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है, वो आदत हमें डालनी चाहिए कि आप पैसे देंगे तो ये चीज आपको मिलेगी। कई बार मीडिया लिख चुका है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए जैसे दागी और बागी पर दाव लगाते हैं, तो एक अंतिम हथियार के रूप में ये फेंकते हैं कि हम आपको मुफ्त में ये दे देंगे। देखिए योगेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि सरकारें जो भी होती हैं वो कोई बिजनेस घराना नहीं है।
जो अपने प्रॉफिट के लिए सोचे। सरकारें वो होती हैं जो जनता के वेलफेयर के लिए सोचे, खासतौर से जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं। और 2013 में जब यूपीए गवर्नमेंट जब खाद्य सुरक्षा कानून लेकर के आई थी, वो खाद्य सुरक्षा कानून सर्वसम्मति से संसद में पास हुआ था, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर ले विकास की, कि हमने इतना बड़ा विकास, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर एक भी व्यक्ति अगर भूखमरी से मरता है, भोजन की कमी से मरता है, बच्चों को पोषण नहीं मिलता है, तो ये सरकारों की मैं तो मानती हूँ नाकामी है। इसमें कोई कोई मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। तो अगर खाद्य सुरक्षा कानून के माध्यम से अगर कोविड में अगर खुद प्रधानमंत्री जी अगर इस बात की तारीफ लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा, तो वो खाद्य सुरक्षा स्कीम चल रही थी, उसके तहत उन्होंने बांट पाए। और दूसरा, उस कानून के तहत किसानों से एमएसपी पर जो है खरीदना भी सरकारों के लिए अनिवार्य, तो जो दोनों तरफ से लाभ मिलता है। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, इसको आप मुफ्त की रेवड़ी नहीं कह सकते हैं। ये वो योजना है जो गरीब के पेट तक भोजन पहुंचाती है। सिर्फ केवल खाद्य सुरक्षा, अगर हम मनरेगा की भी बात करें, रोजगार देने की भी अगर हम बात करें, ये जरूरत है आज की। और अगर सरकार अगर उस रोजगार को उपलब्ध करवाती है, उसके लिए 73,000 करोड़ का जो उनका जो वो है, जो बजट है, वो उसको देती है और लोगों को एक सहूलियत मिलती है गरीबी और भूखमरी से दूर जाने की, रोजगार कहीं कुछ मिल सके, कुछ वो अपने स्वाभिमान से कुछ कमा सके। तो ये कोई रेवड़ी नहीं है, ये वो सरकार की वो योजनाएं हैं जो उस गरीब तक पहुंच करके उसे लाभ पहुंचाती है। फिर जब बात आती है रेवड़ी की, आप रेवड़ी की बात करते हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने सरकारी बैंकों, केवल प्राइवेट बैंकों का नहीं है, सरकार आपने जो बात की अभी 10 लाख करोड़ जो है आप ऋण माफ कर देते हो, वो ऋण किसका माफ होता है? वो ऋण उन बड़े उद्योगपति घरानों का माफ होता है जिन्होंने बिजनेस के लिए अपना ऋण लिया हुआ होता है, जो कहीं ना कहीं कुछ, और ये सब हम जानते हैं कि किस तरीके से वहां पर इतने सारे दांव चलते हैं, कैसे इधर से उधर मैनिपुलेशन किया जाता है, और फिर एक साथ उस ऋण को माफ कर देते हैं। क्या वो बैंकों में वो जो गया हुआ पैसा है, जहां फिर सरकार सरकारी बैंकों को जो है वो उपलब्ध करवाती है, वो फंड से उपलब्ध करवाती है, तो क्या वो जनता के कर का पैसा नहीं है? क्या उस पैसे को विकास में नहीं लगना चाहिए था? क्या वो 10 लाख करोड़ जो रुपया है, क्या वो हमारे लिए विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाने वाला था? निभाने वाला था, लेकिन आपने वो किसको हुआ? वो एक कुछ सेक्टर है, बहुत छोटा परसेंटेज है जिसको आपने लाभ पहुंचाया। और इन जी मैं वापस आऊंगा आपके बहुत पास बड़ी में। जनसंख्या को लाभ पहुंचाते हो, तो आप लाभ पहुंचाते हो, तो ये सरकार के लिए रेवड़ी बांटी सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं, जिसे सरकार को पूरा करना चाहिए। उसके रेवड़ी शब्द कहीं आप ऐसा सोचते हो कि जो गरीब है उसको गरीब रहने दो, वो भूखा मरता है तो उसको मरने दो, वो करता है, लेकिन हम उसको कुछ देंगे नहीं, हम उसकी वेलफेयर नहीं करेंगे, ये गलत। मैं आ रहा हूं वापस आपका। मदन राठौड़ साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन रहा हूँ जी। आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन चलिए आप ऑडियो पे आइए। रेवड़ी कल्चर यानी कि मुफ्त की चीजें, फ्री बीज की जो बात है, उसको लेकर के पूरे देश में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। और यह है कि मुफ्त की चीजें क्या, किसे माना जाए मुफ्त में? एक वो जो बट्टे खाते में हम उस फंड को डाल देते हैं या जिस ऋण को डाल देते हैं कि ये माफ किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट बैंक्स का, प्राइवेट का करवा दिया जाता है। दूसरा ये कि एक आम जन को मुफ्त की चीजें दी जाती हैं। वो बात सही है कि कहीं आपके विकास पे तो असर आता ही है इसका, लेकिन एक लोगों का ये कहना है कि ये ऐसी चर्चा है कि जो वर्षों से लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि मुफ्त की चीजें क्यों। आप स्कूल में भेजिए, मुफ्त की शिक्षा दीजिए, आप हॉस्पिटल्स को अच्छे मजबूत करिए, उसमें मुफ्त में इलाज करिए, वो वेलफेयर स्कीम्स हैं। लेकिन अगर और चीजों पे भी इस तरह से मुफ्त की बिजली है कि मुफ्त की और चीजें हैं, ये क्यों? देखिए, ये बात आपने ठीक कही कि गरीब को यदि हम अनाज देते हैं, पानी देते हैं, उसको ये कोई चिकित्सा सुविधा देते हैं, तो ये तो ठीक बात है, ये तो जरूरत है। लेकिन जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एमएलएस को मोबाइल बांट दिए, मैं सोचता हूँ कि ये रेवड़ी नहीं तो और क्या है, ये ठीक बात नहीं है। इसी तो एमएलए भी रेवड़ी चख रहे हैं। हाँ, एमएलए को अब मुफ्त में मोबाइल बांट दिया, ठीक बात नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आपको पता होगा कि मुलायम सिंह यादव ने एक ऐसा कर दिया था कि यदि मैं चुनाव जीत गया तो नकल करने की छूट दूंगा। अब इससे ज्यादा घटिया बात क्या हो सकती है? उत्तर प्रदेश का
जो शिक्षा का स्तर कितना गिरा है ये अपन सब जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जैसे किसी को और लाभ का पद, लाभ के लिए ये दे, मैं सोचता हूँ ये निर्वाचन विभाग को ये तय करना चाहिए। जैसे चुनाव के अंदर कोई रुपए बांटता है तो वो एक आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है और उसकी और इलेक्शन लड़ने से उसको अयोग्य करार दिया जा सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से निर्वाचन आयोग को यह तय करना है कि किसको रेवड़ी माना जाएगा और किसको आवश्यकता माना जाएगा। आम नागरिक को किस प्रकार की जरूरत रहती है, उसको किस प्रकार की सुविधाएं दे सकते हैं, ये तो निर्वाचन विभाग को तय करना है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यदि कोई राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल इस प्रकार की घोषणा करता है कि मैं यदि चुनाव हमारी पार्टी जीत करके आई तो इस प्रकार के दे देंगे, मैं सोचता हूँ ये ठीक बात नहीं है। ये तय करना है निर्वाचन विभाग को कि किस स्तर को हम माने कि ये जनता की आवश्यकता है, ये जनता को जरूरत है। जैसे चिकित्सा, बिजली, पानी, ये जो जैसे होता है ये यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये लाभ देना, प्रलोभन देना, कौन सा प्रलोभन की श्रेणी में आएगा और कौन सा आवश्यकता की श्रेणी में आएगा ये तय करना पड़ेगा। इसके लिए एक कमेटी गठित की जानी चाहिए और वो तुरंत तय करे, ये निश्चित करे। सर्वदलीय बहस नहीं होनी चाहिए क्या इसमें? एक दल के लिए लागू नहीं, ये सर्वदलीय बहस, राठौर साहब इस पे एक सर्वदलीय बैठक या सर्वदलीय बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी एक क्रेडिट की लड़ाई आएगी। तो मुझे जो लगता है कि जो मकसद है उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ मनसा साफ है, फिर वो क्रेडिट की बात आती है हमारे यहाँ पे। अगर वास्तव में डेवलपमेंट चाहिए, रेवेन्यू की इतनी फिक्र है, तो आपको नहीं लगता है कि मंचों से ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि बैठ करके उसमें चर्चा की जाए? देखिए आज श्रीलंका की स्थिति अपन देख रहे हैं, जहां पर सर वही फिक्र हमें है, वही चिंता हमें है। पहुंच गई है, भूखमरी की स्थिति में आ गई, सरकारें अस्थिर हो गई और वहां पर आम नागरिकों को न पेट्रोल मिल पा रहा है, न डीजल मिल पा रहा है, न सुविधा मिल पा रही है किसी प्रकार की। ठीक इसी प्रकार से पाकिस्तान की स्थिति होने जा रही है, जो मुफ्त में बांट करके और सत्ता प्राप्त करने का जो प्रयास किया गया उसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हिंदुस्तान के भी कई प्रांतों की स्थिति ऐसी हो गई है कि बड़े बड़े कर्जे उनके ऊपर चढ़ गए हैं और वहां के आम नागरिक को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। दूसरी तरफ जो व्यक्ति कमा रहा है, आप और हम सब जब कपड़ा खरीदते हैं टैक्स देते हैं, चश्मा खरीदते हैं टैक्स देते हैं, चप्पल खरीदते हैं टैक्स देते हैं, और हम सब टैक्स दे रहे हैं और इस प्रकार से रेवड़ियों में बांट दिया जाएगा वो टैक्स का पैसा। तो मैं सोचता हूँ कि आम नागरिक के साथ में कुठाराघात हो रहा है और वो केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए और लालच देने का काम कर रहा है। मैं सोचता हूँ लेकिन ये 10 लाख करोड़ की ऋण माफ करने पर अंकुश लगाने की जरूरत है। आम नागरिक की क्रय शक्ति बढ़ाने की जरूरत है, व्यक्ति की, और मतलब आम वो जरूरत की चीजें खरीद सके, उसको रोजगार उपलब्ध कराओ। चलिए राठौर साहब मैं वापस आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ राठौर साहब। मैं एक बात जानना चाहूंगा प्रमोद वशिष्ठ साहब आपसे कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और मुफ्त की चीजों जिस पे मीडिया मुझे लगता है सब थक चुके लिख लिख करके, और जो वादे मैनिफेस्टो में किए जाते हैं उसमें एक आईना दिखाया जाता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलिए बहस चल रही है इस देश में एक नई, और हम शायद हो सकता है कि पड़ोसी देश हैं उनसे कुछ सबक ले पा रहे होंगे, वो चाहे नेपाल हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो या फिर श्रीलंका हो, उनसे हम सबक ले रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिनकी पोजीशन कहां से कहां जा रही है। मुफ्त की चीजों को लेकर के बहुत सारे लोगों की ये एक फिक्र भी है और उनका एक ऑब्जेक्शन भी है। उनका साफ कहना है कि भाई टैक्स के पैसे को ऐसे उड़ाया क्यों जाता है। वो तो ये भी कहते हैं कि जिस तरह का वीआईपी कल्चर, गाड़ियों की लाइनें लगती हैं, उस पर भी ऑब्जेक्शन है कि महंगाई है, लोगों को एक तरफ एक व्यक्ति को भोजन के लिए 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं है और एकदम हम करोड़ों रुपए कहीं पे भी फूंक देते हैं। तो नहीं लगता है कि 75 साल बाद में आजादी का अमृत महोत्सव अगर हम वास्तव में मना रहे हैं तो उसकी सार्थकता भी तभी होगी। इक्वलिटी की जो बात की जाती है वो होनी चाहिए, कम से कम रोटी तो किसी को मिल सके, रोजगार के अवसर मिल सके। प्रधानमंत्री जी की चिंता बिल्कुल जायज और वाजिब है, लेकिन क्या लगता है आपको कि मंचों की जगह पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए कि देखिए दुनिया के सामने परिस्थितियां हैं और हमें मुकाबला करने के लिए इन सब चीजों को लगाम लगाना पड़ेगा। तो क्या मानूं मैं इसको कि है कोई चाहता है या फिर चर्चा का एक माहौल बना रहना चाहिए? देखो योगेंद्र जी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कि जो राजनीतिक दलों ने गरीब और कम पढ़े लिखों को लोगों को लालच देकर सत्ता प्राप्त करने का एक सुगम रास्ता बना लिया है। और वो सुगम रास्ता दक्षिण से शुरू हुआ, जहाँ साड़ियां बटी, टीकी बिंदी बटी,
एलईडी बटी, वो चलते चलते केजरीवाल जी का आ गया, बिजली मुफ्त देने का आ गया, कांग्रेस के मोबाइल पर आ गया, या जो भी है सारा आ गया। लेकिन ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, और हमारा देश क्यों दूसरे देशों की वो लेके उस देश में ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया। हमारा देश तो लीड करता है, हम जो नीतियां बनाते हैं दूसरे देश उसको आज देखते हैं। और राजनीतिक दल जो अपनी एक महापंचायत में बैठकर या राज्य की पंचायत बड़ी में बैठकर नीतियां बनाते हैं, तो क्या उस पे ये नीतियां नहीं बना सकते? क्या ये सही है कि आप 300 यूनिट बिजली देना ही कोई रेवड़ी बांटना नहीं है? तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी के टाइम पे ये कहा कि 10 लाख लोगों को मैं नौकरी दूंगा अगर मैं आया तो तेजस्वी। आज वो नीतीश कुमार जी ने इसका विरोध किया कि इसका पैसा कहां से आएगा? अगर मान लो 10 लाख लोगों को रोजगार देगा तो पैसा कहां से आएगा? अब वो नीतीश कुमार जी क्या लागू करेंगे? तो ये रेवड़ी नहीं थी, वो मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री है। कितना तो रेवड़ी ये भी है कि भाई किस तरह से जब आप शराब बांटने पर या वोट खरीदने पर चुनाव आयोग इतना सख्त हो जाता है, बवाल मच जाता है, नोटों की गड्डियां पकड़ी जाती हैं, तो फिर ये जो रेवड़ियां हैं इस पर चुनाव आयोग पहले ही घोषणा पत्र को क्यों नहीं लेता कि पहले आप बताइए कि आप क्या क्या करने जा रहे हैं, और उस पर क्यों नहीं मानदंड पूरे तैयार तय किए जाते कि भाई आप इतना कर सकते हो कि भाई इतनी आप बिजली यूनिट फ्री दोगे या दोगे। दूसरा, मान लो कोई राजनीतिक दल 10,000 करोड़ का लोन माफ कर रहा है, तो क्या दूसरा दल गलत काम करेगा? ये कोई वो कर रहा है तो आप भी करोगे? ये चीजें नहीं होती। ये अगर आपकी नीतियां क्या है, आप क्या कर रहे हैं? आज जनता का पैसा ही जनता में आप बांट रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जो गरीब लोग जो भी ले रहे हैं वो इसमें कोई दो राय नहीं है। वो मैंने एक बार पहले भी आपसे कहा था कि सुबह जब साबुन लगाने से लेकर टूथब्रश करने से लेकर आप जब लोग सब पे टैक्स सब चीजों पे टैक्स देकर आते हैं, वही पैसा रिसाइकिल हो रहा है, पूरा आ रहा है सारा। और ये जो आप बता रहे हैं कि राजनीतिक दल एक मीटिंग करेंगे या राजनीतिक दल इस पे नीति बनाएंगे, ये तो आप भूल जाओ। ये लालच आने वाले समय में और बढ़ेगा, और क्योंकि हर किसी को चाहिए सत्ता, हर किसी को चाहिए कुर्सी। कम ही नेता ऐसे हैं, बहुत कम लीडर ऐसे आज बचे हैं जो इस बात को सोचते हैं। और इस बात का प्रमाण नितिन गडकरी भी हैं, जो बेचारे ये कह रहे हैं कि मुझे तो अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए, महात्मा गांधी वाली राजनीति अब नहीं रही, अब तो बस सत्ता प्राप्त करने के लोग आते हैं। चौधरी देवीलाल ने भी कहा था कि सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं, सेवा करने का माध्यम है। लेकिन यहाँ तो सुख भोगने का साधन है। अब गरीब उसको क्या पता, वो तो ले लेगा। उनको मान लो आप कुछ भी फ्री में 2 लाइन लग जाएगी, मारकाट मच जाएगी पूरी की, भाई हमको गेहूं मिल रहा है या चावल मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है। अब वोट किसको दे रहे हैं ये एक अलग बात है। लेकिन अब जो ये बड़ी चीज आई है कि इतना पानी फ्री, इतनी बिजली फ्री, इतना आप पैसा भी दे रहे हैं, इतना आप अनाज भी दे रहे हैं, इतने आप चावल दे रहे हैं, इससे लालच का प्रभाव पड़ने लगा है। क्योंकि अब इनने, और अब मैं आपको बताऊं एक बड़ी बात, मेरी अभी एक उद्योगपति से बात हो रही थी, राजस्थान की थी, मैं राजस्थान आया जब तो वो ये बता रहे थे कि अब लेबर मिलना मुश्किल हो गया है। आप हालात ये हो गए, आप मार्केट में जाओ तो सही, लेबर आपको मिलती है क्या? लेबर क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि अब आएगा तो बहुत महंगा आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मिल ही रहा है फ्री में, फिर क्या करना है? और अब आप जो अभी आपने बात रही, बड़ी अच्छी बात रही मोबाइल बांटने की, विधायकों क्या जरूरत थी मोबाइल की? 2 विधायक 3 विधायकों ने आपका विरोध ही किया कि हमको मोबाइल नहीं चाहिए, संदीप यादव और वगैरह जो वापिस दिए थे इन्होंने। तो विधायकों को क्यों मोबाइल दिए? क्योंकि गहलोत जी थोड़े से डगमगी स्थिति हो रही थी उस टाइम, तो चलो जी विधायकों को मोबाइल चला दें। नहीं, तो ये स्थिति तो अभी बढ़ेगी। और मोदी जी ने मुद्दा जो छेड़ा है, इसमें कुछ न कुछ तो रहस्य आगे निकलने वाला है। ये तो आप भी समझ रहे होंगे, बहुत देश के जाने माने पत्रकारों में आप है कि वो पहले मुद्दा छोड़ के एक राय बनाते हैं। इनकी टीम काम करती है कि भाई इस मुद्दे पर क्या राय है रेवड़ी पर। ये रेवड़ी पर आएगा जरूर, लेकिन ये बंद नहीं होना। 302 भले ही हो, लेकिन मर्डर बंद हुए क्या? तो ये अब जो चल गई रेवड़ियां, छुप छुप के चुनाव आयोग करता है, शराब बंटना बंद, आप भी जानते हैं कितना पैसा बढ़ता है, आप भी जानते हैं चुनाव में शराब भी बढ़ती है। तो इसके लिए तो एक बहुत बड़ा मंथन और बहुत बड़ी सोच राजनीतिक कोई लानी पड़ेगी मन में
कि मैं ये चीजें बंद करूं, इससे हमारा तो भला हो रहा है और जनता एक तरह से नकार हो रही है। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा। एक तेजवीर सिंह जी डायरेक्टर थे सरिस्का में, मेरे बड़े अच्छे मित्र। तो लोग बंदरों को चने और गुड़ ये डाल देते थे। तो उन्होंने कहा यार एक बड़ा अचंभा आ रहा है, ये सारे हमारे बंदरों को इन्होंने भिखारी बना दिया। जो बंदर पेड़ पे तोड़ के खा लेता था, पत्तियां खा लेता था, फल जो भी चीज मिलती, अब उन्होंने क्या कि मिल रहा है फ्री का तो उसको ही खाओ, तो ये बीमारी से ग्रस्त होने लग गए। तो ये रेवड़िया सर वो ही है। वो उन्होंने कहा बीमार होने लगे थे बंदर वहां सरिस्का में, फिर उन्होंने बैन किया बाकायदा, इसको नीति बनाई, क्योंकि अब वो पेड़ पत्ती वो तो खाना बंद कर दिया। वापस लौट रहा हूँ सर, वापस लौटूंगा आपके पास में, वापस लौटूंगा। ज्योति जी कुछ कहना चाह रही हैं, क्योंकि समय कम है, मैं एक बार और आना चाहता हूँ सब लोगों के पास में। मैं तो देखिए, अभी प्रमोद जी बहुत बात बोल रहे थे और मैं कहूंगी कि सबसे पहली बात तो ये रेवड़ी और लालच की जो बात वेलफेयर स्कीम्स के लिए की जा रही है, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप गरीब जनता को सरकार अगर उसके पेट भरने के लिए, उसकी रोटी के लिए, उसकी दवाइयों के लिए, उसके कपड़े के लिए भी अगर दे रही है और अगर उसके घर में एक बल्ब जल सके उसके लिए अगर सरकार प्रयास करती है, सरकार अपनी योजनाएं लेकर के आती है, उनको देती है, तो उसको आप अगर रेवड़ी और लालच की बात कहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। फिर 10 लाख करोड़ जो आप ऋण माफ करते हो, क्यों वहां से फिर क्या मिलता है आपको? वहां से क्या आपको पैसा मिलता है चुनाव लड़ने के लिए? फंड मिलता है? शराब बांटने के लिए पैसा मिलता है? क्या मिलता है वहां से? फिर वो 10 लाख करोड़ क्यों माफ किए जाते हैं और फिर उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? उस पर हम उंगली क्यों नहीं उठाते? उस पर हम बहस क्यों नहीं करते हैं? लेकिन आप उसको तो कुछ नहीं कह रहे, वो क्योंकि वो सरकारों को शायद वही औद्योगिक घराने चुनाव लड़ने के लिए जिसकी अब बात करते हैं कि शराब बांट करके या वोट खरीद करके या विधायकों को मोबाइल बांट के, विधायकों को जो खरीद फरोख्त के जो आजकल बड़े ये काम चल रहे हैं उसके लिए शायद वो औद्योगिक घराने फंड देते हैं, इसलिए उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते या उसके बारे में कोई कमेंट कोई राजनीतिक पार्टी खासतौर से बीजेपी जो या प्रधानमंत्री जी उस पर नहीं करना चाहते हैं। तो ये गलत बात है कि आप गरीबों को दी हुई सहायता को तो आप रेवड़ी और लालच कहते हैं और अमीरों को दिए हुए 10 लाख करोड़ के ऋण की माफ करने की बात पर आप चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं कहना चाहते। ये दोगला व्यवहार है, ये कतई। मैं जवाब दिलवाता हूं मदन जी से। मदन राठौड़ साहब आप सुन पा रहे हैं? लगता है मदन राठौड़ साहब हमारे साथ में लेफ्ट कर गए। वो अगर जुड़ेंगे तो मैं उनसे जवाब लूंगा। ये महेश जी के पास में जाना चाहूंगा। दो तरह की बातें हो रही हैं कि अगर चर्चा, जैसे मैंने कहा ना कि खुल के फिर चर्चा होनी चाहिए इस पे कि डेफिनेशन है क्या, मुफ्त की डेफिनेशन क्या। जैसे ज्योति जी सवाल खड़ी कर रही हैं, इसे कांग्रेस सहित अन्य दल भी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि आप मुफ्त किसे कहते हैं? जो गरीब को या मध्यम वर्ग को हमको हेल्प कर रहे हैं या किसी भी माध्यम से मान के चलिए वो मुफ्त लगती है। लेकिन 10 लाख करोड़ रुपए अगर डूबत खाते में चले जाते हैं वो मुफ्त नहीं है, वो इनडायरेक्टली किसी को रिलीफ नहीं दे रहे हो। तो बहस नहीं लगता कि आपको मंचों की बजाय खुल करके होनी चाहिए। वो पार्लियामेंट हो सकता है कि लोकतंत्र का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा मंदिर है। आप सर्वदलीय बैठक में बुला सकते हैं। तो ये सहमत का खेल चल रहा है रेवड़ियों पे या फिर वास्तव में कोई कुछ करना भी चाहता है इस पे? देखिए, ये जो बात जो चर्चा का विषय तो है ही और साथ साथ ही सभी दलों को इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब आप एक ये बताइए कि राजस्व की जो बात है, राजस्व किसके लिए? वो प्रदेश के या देश के विकास के लिए, आम व्यक्ति गरीब के लिए उसको लाभ देने की एक पूर्ण मतलब क्या कहते हैं जिम्मेदारी होती है लोकतांत्रिक सरकार की। ये बात तो सही। अब इसमें आप सबको तो आप ऑडिट मेयर इनमें लेते हैं, लेकिन पार्टियों के चुनावी फंड जो कॉस्ट कहां से आ रहा है, वो चुनावी कॉस्ट पर ऑडिट फ्री क्यों कर रखा है उसको? सबसे पहले तो इन पे ऑडिट होनी चाहिए कि इनका कितने डिक्लेयर होना चाहिए कि कितनी आपके पास प्रॉपर्टी है इनके, और जो भी अगर ये जो दल घोषणा करा तो उस चुनावी फंड जो पार्टी के पास है उसको से वो दिया गरीब को मुफ्त में जो देना चाहता है। वो आम आदमी के टैक्स को देने के लिए, बांटने के लिए थोड़ी है। और आपको सत्ता में लाने के लिए वो वोट क्यों जरूरी है? फिर दूसरा, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो ऑलरेडी अगर मान लीजिए 300 यूनिट अगर मान लीजिए किया जाता है, बिजली का भी उदाहरण लें, तो किस एमएलए, किस एमपी, किस मिनिस्टर, किस प्रधानमंत्री, किसको चाहिए? मतलब क्या कहते हैं, इसके 300 यूनिट की जरूरत किसको है? आरएएस को है, आईपीएस को है, ये आईएएस को? जरूरत उस आते जो कच्ची बस्ती है, गांव ढाणी में बैठे हुए आदमी, उसको पैसे, उसको मुफ्त की जरूरत है ना पैसा, तो उनको सहायता दिलाना चाहिए। दूसरा, आप वो बात तो करते हैं, ये वही
जो बैंकों से पैसा मतलब क्या कहते हैं जिनके जो ज्योति जी ने हवाला दिया कि इतने लाख मतलब क्या है अमीरों को मतलब क्या है माफ कर दिए, तो चुनाव फंड आप क्यों लेते हो उन लोगों से? आप भी तो राजनीतिक दल वहां से ही तो ले रहे हैं, वो इधर से दे रहे हैं, वो आप ले रहे हो, और आप इस तरह से इनडायरेक्ट में मतलब मेरी पार्टी की बात तो नहीं, ये वाली आपकी पार्टी नहीं, सब पार्टियों की, वहां पर सब रेवड़ी पार्टियों की जैसा बात जो हो भी आप रही है, कहना सारी चाहिए वहां पर नहीं। नहीं सभी पार्टियों की बात हो रही है। ये सिर्फ क्या कहते हैं आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं समझ कह रहा हूँ जो चुनावी आपका जो फंड आता है, जो आपके पास आपका जो पार्टियों का कोष है, उसका ऑडिट क्यों नहीं है? जनता को ये जानने की भी तो जरूरत है। आप सबको तो मतलब ये बता रहे हो किसके पास कितनी संपत्ति, किसके पास क्या है, लेकिन आप ये चीज की जरूरत है सबसे पहले। दूसरा, एमएलए आप मोबाइल बांट ये रहे हैं, बताइए, वाजिब बात है, लेकिन मैं उसके लिए आप गरीब 10 जनता बार को जिनकी एमएलए रहा सहायता तो रेवड़ी मुझे कह दें, 10 बार ये गलत पेंशन बात क्यों है। मिल रही है? एक बार मैं एमएलए में बना या मतलब क्या कहते हैं ना आपके मंत्री बना तो मुझे पेंशन एक ही जरूरत होना है, मैं पेंशन 10 बार क्यों ले रहा हूं जो 10 बार में मैं सत्ता में रहा? तो ये जो सफेद हाथियों के जो खर्चे मेरा हैं, जो मकसद उनके कहने लिए का वो तो यही होना है कि चाहिए। राजनीतिक दलों को अगर वास्तव में इकोनॉमी की इतनी फिक्र है तो राजनीतिक दलों को बजाय मंच के भीतर भी सर्वदलीय देखें। बैठक बुलानी चाहिए, खुलकर उसमें चर्चा होनी चाहिए, फिर वो एक डेफिनेशन बने कि मुफ्तखोरी है क्या। मैं प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा, समय का थोड़ा अभाव है। क्या वास्तव में सबसे पहले तो रेवड़ी है क्या, उस पर चर्चा करनी चाहिए। दूसरा, देखिए हमारे यहाँ पे लोक कल्याणकारी नीतियां होती हैं, वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है कि गवर्नमेंट को उसमें रिटर्न नहीं मिल सकता, जैसे एजुकेशन है, आपके हेल्थ है, सिक्योरिटीज हैं, इनमें आपको नहीं मिल सकता कुछ भी, आपको वेलफेयर में करना ही पड़ेगा। आपको जनता की सुरक्षा है तो पुलिस को आपको रखना पड़ेगा, बॉर्डर सिक्योर करनी है आपको तो बीएसएफ को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, और हमें अगर मजबूती के साथ सेना रखनी पड़ेगी आपको। अच्छी शिक्षा के लिए आपको स्कूल्स खोलने पड़ेंगे। आप सोचो कि उसमें से कोई रिटर्न आएगा, संभव नहीं है। वो हो सकता है, और जबकि जीडीपी का कितना % हमें पैसा खर्च करना चाहिए वेलफेयर स्कीम्स पे, जैसे एजुकेशन और हेल्थ है, दो की चीज की बात करूं, वो भी हम नहीं खर्च कर पा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, मैं वही घूम करके बात मैं जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में मंचों की बजाय इसकी अगर फिक्र है तो चर्चा हमें पार्लियामेंट में करनी चाहिए। लेजिस्लेचर के मेंबर हैं तो आप वहां खुल करके बोलें अपने असेंबली में, या फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए तो समझ में बैठेगी कि हाँ हमारे मुल्क में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है और इकोनॉमी की फिक्र भी है। अदरवाइज हम इसे क्या समझेंगे? देखो योगेंद्र जी, आदरणीय ज्योति जी ने एक बात तो सही कही, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि गरीब के लिए कोई भी शिक्षा, स्वास्थ्य या उसके लिए वेलफेयर स्कीम बने तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। इनकी बात सहमत है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसका कोई मापदंड तो हो सर, कि आप इस तरह से स्कीम बनाएंगे, इतना देंगे, अब आप तो कुछ भी करे जा रहे हैं। मन चाहा हमको सत्ता प्राप्त करनी है, आप तो कुछ भी जो चल रहा है वो चलता रहे, तो ये तो रेवड़ी रहेगी, है ना। अगर आप जो शिक्षा की बात कर रहे हैं और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से कितना पैसा आता है आप देखिए, आप देख लीजिए। इसके लिए अलग आजकल तो वर्ल्ड बैंक ने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के लिए पूरा तिजोरी खोल दी है, कोई प्लान बना के लाए लेके जाए, है ना। ये इसमें तो अब कोई कमी रही नहीं है। लेकिन आपने तो बिजली भी फ्री दो, 300 350 दे दो, वो 300 दे रहा है, मैं 400 दे रहा हूँ, तो ये और भी चीजें, पानी, जो भी मतलब ये चीजें, इनसे थोड़ा फर्क पड़ रहा है। और जो आप कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक, ना तो इसका समाधान सर्वदलीय बैठक में होना, ना इसमें कोई उसमें होना। इसमें तो सर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक दल को या अच्छे नेता हो, ज्योति जैसे जो अच्छे यहाँ लीडर हैं, इनको एक मंथन करना पड़ेगा कि वाकई हम कहीं गलत दिशा में तो समाज को नहीं ले जा रहे, कि वाकई जो हमारे आने वाली जो युवा पीढ़ी जो राजनीति में आएगी वो हमको गाली तो नहीं देगी कि बिना, क्योंकि अब मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि अब तो रैलियों में बिना पैसे नहीं आएंगे लोग। आप जो ये रेवड़ी दे रहे हैं ना, इसका बिना पैसे आपको रैलियों में भीड़ नहीं मिलेगी अब। तो इसके लिए तो बहुत बड़े मंथन की जरूरत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट जिसमें अच्छे ये सही कह रहे हो, यही बड़ी वजह है कि आज आप कोई भी जन आंदोलन नहीं होता। जन आंदोलन पार्टियों के आंदोलन रह गए। कोई पार्टी ये दावा नहीं कर सकते कि हमारे साथ 80 के दशक में, 90 के दशक में जो भीड़ आती थी पार्टियों के साथ में, हम नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है। एक बदलाव है, राजनीतिक दलों को भी देखना चाहिए। ज्योति जी, समय कम है, लेकिन 20 सेकंड में आप अपनी बात कह सकती हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल छोटे में अपनी बात ये कहना चाहती हूँ कि
आपने जो बात कही कि पहली बात तो प्रधानमंत्री जी ने अगर अपने मुंह से रेवड़ी से, बहुत बड़ी बात होती है प्रधानमंत्री के मुंह से कोई बात निकली भी, और गरीबों को दी हुई सहायता के लिए अगर उन्होंने, आपने सही कहा कि रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पहले डिसाइड करना चाहिए था रेवड़ी क्या। और दूसरी बात, सर्वदलीय बैठक बुलाने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से सत्ताधारी सरकार की है, बुलानी चाहिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि देश की इकोनॉमी पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, तो फिर आपको सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए आपको आवाज लगानी चाहिए। केवल आप आकर अपने भाषण में बोल दें कि ये रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, तो इससे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी जो है वो खत्म नहीं हो जाती। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। खैर, चिंता जायज है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से की जा रही हो चाहे राजनीतिक दलों की ओर से की। मीडिया तो मुझे लगता है कि चिंता करके थक चुका है। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि कुछ लगाम लगाना चाहिए, जस्टिफाई करिए कि आपको ये मुफ्त की चीजें बांट रहे हो, वास्तव में इसका लॉजिक क्या है, क्यों देनी चाहिए हमें वो चीजें। जहां जरूरत है आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया कि वास्तव में अगर ईमानदारी से चर्चा करनी है और पड़ोसी मुल्कों से हम अगर कुछ सबक ले पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो उसमें ईमानदारी हमारे होनी चाहिए। फिर वो तबका भी नहीं आपको बर्दाश्त करना चाहिए कि हम किसको मुफ्त की चीजें देंगे, किसको नहीं देंगे, किसके लिए हम छूट दे सकते हैं, किसके लिए नहीं दे सकते हैं। फिर मुझे लगता है कि अगर राष्ट्रहित है तो फिर आपके सोच सभी के में ईमानदारी भी होनी चाहिए कि वास्तव में हम किसके लिए न्याय कर रहे हैं, किसके लिए नहीं कर रहे हैं। एक बड़ा चर्चा का विषय है, ये बहस शुरू हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि काफी आगे तक जाएगी और जरूरी भी है। तो चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।